नमस्कार। आप सभी एप्पल ग्रोवर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज। और मैं यारा की तरफ से और पर्सनली अपनी तरफ से बहुत बहुत आभारी भी हूँ, क्योंकि समय समय पे हम इस तरीके के इवेंट करते रहते हैं और आप लोग अपना समय निकाल के इन जो सेशंस होते हैं इसमें आप आते हैं और अपना समय है आप हमको देते हैं। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। जैसा कि अभी आपके यहाँ जो है सेब का सीजन स्टार्ट हो रहा है, अभी आप जो शुरुआत की जो पद्धतियां होती हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, उन पे आप ध्यान दे रहे हैं। यारा भी समय समय पे आपको जो सेब के बारे में जो बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट एडवाइस हैं, वो प्रोवाइड कराती रहती है। तो जैसा कि आपके यहाँ भी बड बेस्ट का समय है, आप लोग अपनी फसल के अंदर जो शुरुआती प्रैक्टिसेस हैं वो कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस समय हम आपको एक बार पुनः जो इस समय की जरूरतें हैं, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं और उनके क्या प्रभाव हैं, यारा किस तरीके की रिकमेंडेशंस आपको जो है सेब में जो है बताना चाहती है, तो उसके बारे में हम आपसे आज इस सेशन में जो है चर्चा करेंगे। जिससे वैसे तो आप लोग जानते हैं, कई बार इस तरीके के हम लोग सेशन कर चुके हैं। आपके पास में आप सभी के पास हमारे क्राफ्ट प्रोग्राम्स हैं, लिटरेचर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें जो है वो रिमाइंड्स कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए आज का सेशन है। जिससे अगर कहीं कोई डाउट्स हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो हम आपस में डिस्कस कर लें और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, स्पेशली जब हम न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो हम उन्हें अच्छी तरीके से सेब में कर सकें, जिससे जो है बेहतर उत्पादन और बेहतर क्वालिटी जो है आप हार्वेस्ट कर सकें। तो यारा आज आपके बीच में नई नहीं है। यारा पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। मुझे आज भी याद है जब हम 2014 में मार्च में हमने पहली मीटिंग करी थी फागू में। तो यारा के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यारा ने जब आपके यहाँ काम नहीं शुरू किया था तब भी आप यारा के बारे में जानते थे, क्योंकि आप सब लोग, बहुत सारे हमारे जो ग्रोवर्स हैं, वो जो ग्लोबल एप्पल मार्केट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके बारे में उनको जानकारियां हैं। तो बहुत सारे लोग यारा के बारे में यारा हिमाचल में जाने से पहले से ही जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक बार, क्योंकि जब हम लोग इस तरीके के सेशन करते हैं तो कुछ हमारे साथ नए ग्रोवर्स आते हैं, उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो अगर कंपनी के बारे में बात करूं तो यारा लगभग 115 साल पुरानी कंपनी है। 1905 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। कुछ पर्टिकुलर रीजन थे, कारण थे, जिनके कारण कंपनी की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे आप लोग जानते भी हैं कि यूरोप में उस समय जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो गई थी, जिसके कारण एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन कर रहा था। किसी के पास उस समय कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी कि ये हो क्यों रहा है। तो उस समय कुछ व्यक्तियों के प्रयास के द्वारा, और बहुत ज्यादा नहीं, 3 व्यक्तियों के प्रयास के द्वारा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के द्वारा जो है कलेक्ट करके और जमीन में देने वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके रूप में तैयार करके उस समस्या का जो है निदान किया गया। प्रोडक्ट जो सबसे पहले तैयार किया गया वो कैल्शियम नाइट्रेट था, और उसी प्रोडक्ट और उसी दिन से ये कंपनी जो है अपने प्रभाव में आई, और तब से लेके आज तक कंपनी बराबर जो भारत, विश्व के कई सारे देश हैं वहां पे काम करती है और
अपने प्रोडक्ट्स और अपने नॉलेज को जो है लोगों के बीच में लेके जाती है। नॉलेज ग्रोथ आप सिंबल देख रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास में ज्योग्राफिकल और क्रॉप का बहुत डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, क्योंकि कंपनी एक तो बहुत सालों से काम कर रही है, बहुत जगहों पे काम कर रही है, बहुत सारी क्रॉप्स में काम कर रही है, जिसके कारण जो है जो नॉलेज कंपनी के पास में है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो नॉलेज हम समय समय पे आपके पास में पहुंचाते भी रहते हैं, आप लोगों को उससे लाभान्वित भी करते रहते हैं। तो ये एक और ऐसी चीज है जिसके कारण जो है ये वास्तव में आपके लिए एक अच्छी चीज है जो कंपनी लेके आ सकती है नॉलेज को। अगर हम ओवरऑल ये देखें कि कंपनी मतलब का साइज क्या है, तो हम जो फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो विश्व में जो 10 बड़ी कंपनियां हैं फर्टिलाइजर बनाने वाली, उसमें चौथा स्थान यारा का है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी फर्टिलाइजर उत्पादन करने वाली कंपनी है यारा। तो आप ये भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का चाहे उसका बैकग्राउंड है, चाहे उसका साइज है, वो काफी बड़ा है। बड़े का मतलब ये नहीं है कि इससे कोई आपको प्रभावित होने की जरूरत है, बड़े का मतलब ये है या पुराने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी बड़ी या पुरानी तभी होती है जब उसकी सर्विसेज, उसके प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कस्टमर उस पर फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तभी कोई कंपनी बड़ी हो पाती है, तभी कोई कंपनी लंबे समय तक मार्केट में काम कर पाती है। जब यारा की बात करी जाती है तो यारा हर जगह जहां पे भी यारा अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है, उन सारी मार्केट्स में जो है यारा क्वालिटी फर्टिलाइजर्स सेल करने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है। तो अगर यारा का कहीं आपको सिंबल दिखता है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वालिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर एप्पल की बात करी जाए कि एप्पल का महत्व क्या है, स्पेशली जब हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो भारतवर्ष के जो मेन एप्पल उत्पादित करने वाले राज्य हैं, तो इंपॉर्टेंस इस क्रॉप का इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है हिमाचल की या जम्मू कश्मीर की, उसको स्ट्रेंथन करने में, उसको मजबूत करने में जो है एप्पल का बहुत बड़ा रोल है। इकोनॉमिक सिनेरियो अगर देखा जाए स्टेट्स के, स्पेशली हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर के, तो वहां पे भी एप्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो आपके एप्पल से सपोर्ट होती है। तो इसलिए ये राज्य स्तर पे जो है इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्रॉप मानी जाती है। सेब जो है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनका जो परचेजिंग बिहेवियर है, उनकी इनकम है, उसको भी डिटरमाइन करती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। रिटर्न इस क्रॉप के बहुत ज्यादा हैं, अच्छे रिटर्न्स हैं, जो आप लोग कोई बताने वाली बात नहीं है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, आपको सबको पता है। जिसके पास में 2000-3000 पेटियां निकलती हैं, तो एज कंपेयर टू गेहूं, धान या जो दूसरी और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनके कंपेयर में जो रिटर्न्स है वो एप्पल में किस तरीके का है। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस जो होता है ये काफी हद तक जो है ये क्रॉप टॉलरेट कर लेती है, लंबी दूरी तक भेजी जा सकती है, लंबे समय तक रखी जा सकती है, अगर हम कंपेयर करें जो दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। इसलिए भी जो ग्रोवर्स हैं उनके लिए इसका एक अट्रैक्शन एक अपने आप में अलग रहता है, क्योंकि जो दूसरी क्रॉप्स हैं उसमें उतनी वो हार्डनेस नहीं होती है, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी नहीं होती है, इतना कीपिंग कैपेसिटी नहीं होती है, जिसके कारण जो है ये क्रॉप ग्रोवर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जो ग्रोवर्स हैं, जो हमारे बागवान हैं, जो एप्पल पैदा करते हैं, उत्पादित करते हैं, ये उन्हीं के लिए क्रॉप जो है इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जैसे मैंने पहले बोला कि ये स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट्स के साथ साथ में ये बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए काम चाहिए, उनके लिए भी ये क्रॉप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एप्पल एक ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत सारी जो है प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट
मैनेजमेंट किए जाते हैं, प्रोसेसिंग होती, ग्रेडिंग होती, पैकेजिंग होती, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है मैन डेज जो होते हैं वो लगते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा लोगों के रोजगार के लिए भी उत्तरदायी क्रॉप है, इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन अगर हम पिछला सिनेरियो देखें तो कुछ जगह पे एप्पल की जो कल्टीवेशन है, एरिया है, वो बढ़ रहा है। कुछ जगह जो है एप्पल का कंडीशन जो है, एप्पल का जो कल्टीवेशन है, जहां पे लैंड जो है वो फॉरेस्ट वगैरह वाली थी, वहां पे कहीं कहीं पे कम भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मेन इश्यूज है वो क्या है? मेन इश्यूज है कि हम कहीं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ये जो ग्लोबल लेवल है ईल्ड का, हम उससे बहुत पीछे हैं। अभी लास्ट टू लास्ट वीक, दो तीन वीक पहले अभी हम लोगों ने हमारे जो न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट थे उनसे हमने एक वेबिनार कराया था आपके यहाँ, और उस वेबिनार में जो डिस्कशन हुआ, उन्होंने बोला कि उनके यहाँ फार्मर 140 टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन उन्होंने निकाला है। अगर 140 टन एप्पल का उत्पादन न्यूजीलैंड में निकाला गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस क्रॉप में 140 टन यील्ड देने की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। अगर है तो वो पोटेंशियल हम भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो क्वालिटी अगर एप्पल में निकालने की कैपेसिटी है तो वो क्वालिटी हम भी निकाल सकते हैं। और उसके लिए जो गैप्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनके ऊपर हमको जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर मेन चीज देखी जाए कि सेब में बेसिकली चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो हमारे यहाँ सीडलिंग ट्रीज है, उनका मैनेजमेंट अपने आप में ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, इतना इजी नहीं है। उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, जिस हिसाब से उनका रूट सिस्टम, उनका वीगर, उनकी जो है फोलिएज जिस तरीके से होता है, अगर हम उस तरीके से उसको सही तरीके से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो ट्रीज जो है वो हमको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है या पोटेंशियल प्रोडक्शन है वो नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज है, जो सीडलिंग ट्रीज हैं, इनका वीगर काफी बड़ा होता है, तो इनको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। इनके नंबर ऑफ ट्रीज भी जो हैं हम बहुत ज्यादा जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं साइज की वजह से। टोपोग्राफी है हमारे यहाँ हिमाचल की, बेसिकली वो भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, जिससे बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं वो इतने इजी नहीं रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरिया। एक एक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में, एक एक फोलियर एप्लीकेशन करने में, हार्वेस्टिंग करने में, तौलिया बनाने में फार्मर्स को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, और बहुत चीजों पे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और वो कॉम्प्रोमाइज फार्मर जब करता है तो वो कॉम्प्रोमाइज सीधे सीधे आपके ट्री को करना पड़ता है, आपके पौधे को करना पड़ता है। आपका फ्रूट सेटिंग जो होती, फ्रूट सेटिंग है जितनी होनी चाहिए प्रॉपर, उस तरीके से आपको हमारी फ्रूट सेटिंग उतनी प्रॉपर जो विग्रस होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो फ्रूट साइज आना चाहिए वो उतना, वो फ्रूट साइज की इश्यूज है, फ्रूट साइज बेहतर नहीं आ पाता है। कहीं ना कहीं हमारी जो प्रैक्टिसेस है, मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन है, वो वहां पे रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेडिंग जो है हमारी जो है प्रॉपर नहीं होती है, हमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रहते हैं, क्योंकि जब तक हम अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करेंगे तब तक हमें जो मार्केटेबल यील्ड है उसकी बात नहीं कर पाएंगे। फ्रूट अपीयरेंस जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, खराब हो जाता है, जिससे जो उसका आपको रेट प्रॉपर नहीं मिलता है। जब हम अमेरिकन एप्पल की बात करते हैं, चाइनीज एप्पल की बात करते हैं, तो वो अपने शेप और साइज और कलर के कारण कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वहीं पे हमारा एप्पल रखा रहता है, लेकिन लोग जो है परचेजर, जो कस्टमर है, वो आपके जो है अमेरिकन या चाइनीज एप्पल परचेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्वालिटी जो है वो इश्यूज हैं, उत्पादन जो है वो इश्यूज है। आज भी अगर हम एवरेज यील्ड की बात करें, कुछ फार्मर हमारे जरूर 40 टन 50 टन तक का उत्पादन लेते हैं, लेकिन अगर हम एवरेज उत्पादन की बात करें तो आज भी हमारा 6-7 टन पे ही हम फंसे हुए हैं। ऑन ईयर एंड ऑफ ईयर बेरिंग
जो है ये एक इश्यूज डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो प्रॉपर ना होने की वजह से जो ऑन ईयर ऑफ ईयर बेरिंग है उसकी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये इसको अभी हमने मैनेज नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाले जो समय है उसमें हो सकता है कि एप्पल भी जिस तरीके से आम का पेड़ जो है बिहेव करता है कि 1 साल फल आता है, 1 साल फल बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये बिल्कुल भी इस पे कह दीजिए कि ये संभव नहीं है। ये भी संभव है कि अगर हमने आज अपने पेड़ की जो है टेक केयर नहीं करी, तो हो सकता है कुछ समय के बाद में हमारा सेब का जो पौधा है वो भी 1 साल फल दे और 1 साल फल ना दे, क्योंकि अगर उसकी जो एनर्जी एग्जॉस्ट होती है प्रोडक्शन निकालने में, अगर उस एनर्जी को हम मेंटेन नहीं करेंगे, उसको हम रिफिल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रॉब्लम जो है आगे आने वाले समय में फेस करनी पड़ सकती है। ससेप्टेबिलिटी जो है पेस्ट एंड डिजीजेस के लिए बढ़ती चली जा रही है। इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। एक तो हमारे पास में जो है हम जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो हम नहीं करते हैं, हमारे पास में हम सही तरीके से जो पेस्ट कंट्रोल है वो हम नहीं करते हैं, सही तरीके से जो एग्रोकेमिकल का यूज है वो नहीं करते हैं। हमें जो केमिकल अच्छा लग जाता है हम उसी केमिकल को साल दर साल, सीजन दर सीजन, हर एरिया में, हर सीजन में, हर साल में हम वही यूज करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है वो अच्छे अच्छे केमिकल्स की रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है और वो केमिकल जो है काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। दूसरी चीज है जो प्लांट का अपना इटसेल्फ इम्यून सिस्टम है, वो आज हमारे जो है ट्रीज के अंदर वो इम्यून सिस्टम नहीं है, और उसका अगेन रीजन जो है आपका उसकी सही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसका सही न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो शायद हमारे द्वारा ना होने पाने की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम प्लांट की जो अंदर की स्ट्रेंथ है वो उतनी बढ़िया नहीं, उतनी प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण भी प्लांट जो डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट को अपने इम्यून के द्वारा कंट्रोल कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, वो आज प्लांट के अंदर नहीं रह गई है। अगर हम यारा की बात करें कि यारा ने जो क्या रिवोल्यूशन किया है एप्पल प्रोडक्शन में, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, मुझे मतलब हम आज 5-6 साल हो गए हमें काम करते हुए कि कास्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम यारा ने कोशिश किया है कि हम अपने ग्रोवर्स को दे पाएं। समय समय पे हमने इसमें कई सारे रिवीजन किए हैं। जो भी हमारी लर्निंग्स हमारी अपनी मार्केट हिमाचल और J&K की है वहां से है, या हमारी जो ग्लोबल लर्निंग्स हैं उस बेसिस पे हमने कई बार जो है अपने क्रॉप प्रोग्राम को रिवाइज किया है, करेक्ट किया है, इम्प्रूव किया है, जिससे हम आपको बेहतर रिकमेंडेशंस, बेहतर न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड करा सके। हमने ये भी कोशिश किया है कि जो विजिबल या नॉन विजिबल जो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, जो शायद हमारे बहुत सारे ग्रोवर्स कभी समझ पाते हैं कभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके इम्पैक्ट्स क्रॉप के ऊपर बहुत ही ज्यादा सीवियर होते हैं, उनको हमने मिनिमाइज करने का जो है पिछले कई वर्षों में प्रयास किया है। स्टेज वाइज हमने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का हमने मतलब प्रयास किया है, क्योंकि ये अगेन एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है ट्रीज की, जिसके ऊपर जो है लोगों का बहुत कम ध्यान रहता है। हमारे फार्मर्स न्यूट्रिशन तो देते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन क्रॉप को किन अवस्थाओं पे किन जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जरूरी होता है, कितनी मात्राओं में जरूरी होता है, शायद कहीं हम उसमें बहुत ज्यादा परफेक्शन हमारे ग्रोवर्स को नहीं है, जिसकी वजह से वो एक इश्यूज था। और यहाँ पे यारा ने कोशिश किया है शुरुआत से ही कि हम स्टेज स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की उसको हम एड्रेस करें, और यारा ने बहुत हद तक उसको एड्रेस किया है। उसकी वजह से कोशिश ये करी गई है कि जो फ्लावरिंग और फ्रूट सेट है उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। इस पे भी बहुत अच्छे फीडबैक हैं आज हमारे पास में, चाहे वो हमारे यूनिवर्सिटीज के ट्रायल्स हों, चाहे हमारे जो खुद के इंटरनल जो डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं, या जो हमारे आज फार्मर्स हमारे प्रोडक्ट्स को कई वर्षों से यूज कर रहे हैं उनके फीडबैक हों, तो हमने कहीं ना कहीं फ्लावरिंग और फ्रूट सेट को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करी है। फ्रूट शेप, साइज, कलर और क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने में सपोर्ट किया है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट फूड डिसऑर्डर्स हैं इनको भी जो है काफी हद तक जो है इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जहां पे भी फार्मर्स सही तरीके से जो रिकमेंडेशंस हैं उनका पालन कर रहे हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे जो
बहुत सारे जो फ्रूट डिसऑर्डर्स हैं, बिटर पीट, इंटरनल ब्रेकडाउन, इस तरीके के, उसमें भी जो है काफी इंप्रूवमेंट मिला है। मार्केटेबल जो प्रोड्यूस है, जो हम ग्रेडिंग की बात कर रहे थे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसमें भी जो है जब आप बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो उसकी रिक्वायर्ड स्टेज है वहां पे आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो उससे आप जो एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ग्रेड का जो प्रोड्यूस होता है, एप्पल होता है, उसको आपको उत्पादित करने में हेल्प होती है। और उसमें आपको बहुत पिछले कई वर्षों में ये हमने आप लोगों के जो है द्वारा हमको इंफॉर्मेशन मिली है कि लोगों ने जो है मार्केटेबल जो ईल्ड है उसमें काफी उनको इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। मिनिमाइज ऑफ ईयर एंड ऑन ईयर इश्यूज, शुरुआत से ही हमने जो है पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर हमने फोकस किया। क्यों फोकस किया? क्योंकि अगेन आपका सेब जो है वो पेरेनियल ट्री है। अगर आज हम इस चीज की बात नहीं करेंगे, कल अगर प्लांट इतना ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है कि वो एक साल के बाद में, एक साल ईल्ड देने के बाद में दूसरे साल उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह जाती, उस समय शायद हमको उस प्लांट को, उस ट्री को रिजुनवेट करने के लिए हमारे पास में चांस नहीं रहेगा। तो आज जो कल हम इशू फेस करने वाले हैं उसको हम आज से ही एड्रेस करना चाहते हैं, और इसीलिए यारा ने शुरुआत से ही, जब से हमने काम शुरू किया तभी से हमने पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। आज बहुत सारे हमारे ग्रोवर जो हैं इसको समझते भी हैं और पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर वो काम भी कर रहे हैं, जिससे उनका जो ऑफ ईयर ऑन ईयर का जो बैलेंस है उसको काफी, उसमें इंप्रूवमेंट उनको दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंट आपकी ग्रोथ स्टेजेस हैं। खैर अगर मैं बात करूं एप्पल ग्रोवर्स को, तो एप्पल ग्रोवर्स इटसेल्फ बहुत ज्यादा मतलब टैलेंटेड और बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता कि ये कहीं आपको ये स्टेजेस बताने की जरूरत है, आप कुछ जानते हैं इसमें। ये ग्राफ ऐसे हैं जो हम हर मीटिंग में हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ आपको जो है हर मीटिंग में हम इसलिए आपको दिखाते हैं, हर डिस्कशन में हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि आपको दो चीजें समझ में हमेशा आपको रहे, मतलब आपकी समझ में रहे, आपको हमेशा इस चीज के ऊपर जो है आप मतलब आपका फोकस रहे कि सेब का उत्पादन 1, 2 या 3 न्यूट्रिएंट के ऊपर नहीं किया जा सकता है। अगर सेब का उत्पादन करना है आपको, तो आपको नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के साथ आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरान, कॉपर, फेरस, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, इनकी भी बात सोचनी पड़ेगी। बिना इनके आप एप्पल का जो बेहतर उत्पादन है, बेहतर क्वालिटी, वो आप नहीं निकाल सकते। तो कहीं पे भी अगर कोई डिस्कनेक्ट है, अगर कहीं पे भी कोई दुविधा है, संकोच है, या आपके कोई सोच या नॉलेज की इश्यूज हैं, तो मैं जितने भी ग्रोवर भाई हैं यहाँ पे, आज हमारे एप्पल फार्मर्स हैं यहाँ पे, ये चीज मैं फिर बहुत स्ट्रांगली मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपको सेब के बेहतर उत्पादन की बात करनी है, उसकी क्षमता पूर्ण उत्पादन की बात करनी, पोटेंशियल यील्ड की बात करनी है, बेहतर क्वालिटी की बात करनी है, तो हमको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि एप्पल केवल यूरिया, डीएपी, पोटास पे नहीं उगाया जा सकता है। एप्पल को कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, कई सारे न्यूट्रिएंट जो है एप्पल को आवश्यक होते हैं। सेकेंड चीज ये है कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। अगर आप पहली वाली स्लाइड में यहां पे देखें तो आप यहां बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, जिसको हमारे जो ग्रोअर्स हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा नाइट्रोजन सही होना चाहिए, नाइट्रोजन कैसे डालें, नाइट्रोजन किस रूप में डाल दें, हम नाइट्रोजन नीचे से भी डालें, नाइट्रोजन ऊपर से भी डालें। लेकिन दोस्तों, नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा जरूरत आपके सेब को जो है पोटेशियम की होती है। तो हमको ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कई सारे न्यूट्रिएंट लगते हैं जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी चीज है आपको कई सारे न्यूट्रिएंट के साथ में उनकी जो है अलग अलग जो है न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी लगती है,
कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा लगता है, कोई न्यूट्रिएंट कम लगता है, और जिस हिसाब से जो न्यूट्रिएंट क्रॉप को लगता है हमको उसी हिसाब से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करने की बात करनी पड़ेगी। कभी कभी हम लोग जब मार्केट में बात करते हैं, अभी तो खैर पिछले 1 साल से तो ये कोविड की वजह से हमें मौका नहीं लगा कि हम आपके साथ में फेस टू फेस बात कर पाए, हम ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी हमने बात करी, चाहे हमने ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से बात करी, तो एक चीज हमेशा निकल के आती है कि सेब के पेड़ जो है उसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि एक बेसिक रिकमेंडेशन सेट करी गई हुई है 700 ग्राम, 350 ग्राम, 700 ग्राम। और वहां पे जो है ये जरूर होता है कि जो हम क्रॉप प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं उसमें तो 700 ग्राम नाइट्रोजन उस क्रॉप प्रोग्राम से जाती नहीं। तो ये भी एक चीज यहाँ पे इस ग्राफ से हम आपको बताना चाहते हैं कि सेब जो है आपका पेरेनियल ट्री है और उसका बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, पत्तियां, फ्लावर, टहनियां, जो आप ट्रेनिंग प्रूनिंग करके छोटी छोटी टहनियां डाल देते हैं, उसकी जड़ें, उसकी छाल, उसके फ्रूट्स, ये भी जो है बहुत बड़ा जो भाग है न्यूट्रिएंट का, वो रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। जो आपकी पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती हैं, जो आपके फ्लावर झड़ के नीचे गिर जाते हैं, पेटल फॉल होता है, जो पेटल्स जो हैं वो नीचे ड्रॉप होते हैं, जो प्रूनिंग करने के बाद में जो आपकी टहनियां नीचे गिरती हैं, या आपके फ्रूट सड़ के नीचे गिर जाते हैं, इन सारे पार्ट से जो है बहुत बड़ी न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो रिसाइकिल होती है और आपके प्लांट को पुनः उपलब्ध हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप किसी भी न्यूट्रिएंट को आप देखिए अगर गौर से, तो उसमें बहुत बड़ा जो न्यूट्रिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? पत्तियों और फूलों में। तो जब ये पत्तियां और फूल जमीन में गिरते हैं तो ये क्या करते हैं? ये जब जमीन में सड़ते हैं तो सड़ने के बाद में जो है जो न्यूट्रिएंट हैं उनको रिलीज करते हैं, सड़ने के बाद में रिलीज करते हैं और प्लांट को फिर से वो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। और इसीलिए जब हम अपने शेड्यूल बनाते हैं तो हम क्या, हमारा उस शेड्यूल में हम इन लीव्स और जो फ्लावर्स या फ्रूट जो या जो प्रून्ड आपके जो प्लांट के जो आपके पार्ट्स हैं, इनसे जो न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकलिंग होती है हम उसको कंसीडर करते हैं। तो ये भी आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब मेन चीज है कि आपका जो इस समय बड ब्रेक की जो स्टेज है, अब हम यहाँ पे हमको क्या बात करने की जरूरत है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस समय अगर हम इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे इस स्टेज पे क्या चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी हमारा जो डॉर्मेंसी ब्रेक होता है वो प्रॉपर नहीं होता, डिले हो जाता है, अनइवन होता है, लेट होता है, ये एक चैलेंज रहता है हमें। आपका अगर हमारा जो है न्यूट्रिशनल बैलेंस प्लांट के अंदर नहीं है तो हमारा जो बड ब्रेक होता है वो अनइवन होता है, वीक होता है। हमारी जो जिसको हम बोलते हैं बीमा मजबूत नहीं बनता है। हमें शुरुआत में ही जो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज कभी कभी दिखाई देती हैं, कभी आपका जो है रोजेटिंग दिखाई देती है, इस लिटिल लीफ जिसको हम बोलते हैं, जिंक की कमी, कभी आपके जो है रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, कभी आपका फ्लावर ड्रॉप होता है, फ्रूट ड्रॉप होता है। तो ये जो अर्ली स्टेज न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ये दिखाई देती है हमको, ये भी इस समय का चैलेंज है। पुअर वेजिटेटिव ग्रोथ और जो रिक्वायर्ड फोलिएज है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है। जो वेजिटेटिव ग्रोथ, बहुत बार हमने फार्मर्स हम बात करते हैं तो बात होती है कि नहीं हमारी पत्तियां सही नहीं आ रही, पत्तियों का साइज प्रॉपर नहीं हो रहा है, और वो आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है। क्योंकि जब तक आपके प्लांट के ऊपर फोलिएज नहीं होगा, प्लांट के ऊपर पत्तियां नहीं होंगी, पत्तियों का साइज नहीं होगा, तब तक आपका प्लांट जो है वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। और जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आपका जो फ्रूट बनेगा, जो फ्रूट के अंदर जो फोटोसिंथेट जाता, कार्बोहाइड्रेट जाता है, जिससे फ्रूट्स का वेट, साइज और उसका जो है शेप बनता है, वो आपका नहीं बनेगा। तो ये भी जरूरी है। फ्लावरिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं हो पाती, फ्रूट सेट आपका अच्छा नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं कमजोर फ्लावरिंग हुई, पुअर फ्लावरिंग हुई, पुअर फ्रूट सेट हुआ, ये भी इस समय चैलेंजेस हैं। पेस्ट एंड डिजीजेस के भी चैलेंजेस हैं।
अगर हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट में आपके कुछ जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो नाइट्रोजन है, आपका फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। इस स्टेज के जो है सबसे की न्यूट्रिएंट होते हैं जिन सबसे ज्यादा आवश्यकता, सबसे ज्यादा लगने वाले। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं, प्लांट की किसी भी अवस्था पे या प्लांट के उत्पादन के किसी भी पार्ट पे कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं होता। जब हम 17 न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं होता है जिस न्यूट्रिएंट की प्लांट को किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आवश्यकता ना होती हो। लेकिन कुछ स्टेज ऐसी होती है प्लांट में, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब हम प्रभावी और महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं बर्ड ब्रेक के समय में, तो हमारे ये जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये हमारे की न्यूट्रिएंट्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब आपको एक चीज और भी यहाँ पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शुरुआत की अवस्थाएं हैं वहां पे आपका कैल्शियम, नाइट्रोजन ये आपके बहुत ज्यादा आवश्यक मात्रा में लगते हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो फ्लैट हो जाती है, इसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और उसके बाद में जब आपका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज आता है तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन वहीं जब हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम इसके जस्ट रिवर्स तरीके से अपना रिस्पॉन्स दिखा रही है। वो क्या है कि शुरुआत में इसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती जितनी नाइट्रोजन की होती है, लेकिन जैसे ही फ्रूट सेट होता है आपका जो पोटास की रिक्वायरमेंट है बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से जो है प्लांट के अंदर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय प्लांट को क्वालिटी, कलर, टेस्ट, वेट, टॉलरेंस हर चीज जो है वहां पे आवश्यक होती है और वो वहां पे पोटास होगा। तो अलग अलग जो स्टेजेस हैं प्लांट की वहां पे जो अलग अलग, इसीलिए बात मतलब जो जब आप शेड्यूल देखते हैं, जो शेड्यूल बनाए जाते हैं कि कहीं पे पोटास की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे जिंक की रिक्वायरमेंट है, तो उसका कारण यही है कि ये जो चार्ट है इसको इस तरीके से कंसीडर करके जो है वो रिकमेंडेशन जो है बनाई जाती है। अगर हम इस समय जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उनके, अगर हम उनके बेसिक काम की बात करें कि वो इस समय क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटास और मैग्नीशियम जो है वो आपका जो अर्ली ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करने का और उसको मजबूत करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, जो आपकी जो पेड़ की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको वो मैक्सिमाइज करने में रोल देते हैं। क्योंकि जितनी आपकी बढ़िया अर्ली ग्रोथ होगी, जितना आपका अर्ली ग्रोथ स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा जो है आपके प्लांट पे जो है प्लांट आपका हेल्दी होगा, उतने बढ़िया आपके प्लांट के ऊपर जो है फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, फ्रूट सेट होगा, और उतना बढ़िया आपके पेड़ पे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी और वो फोटोसिंथेट जो है आपके फ्रूट्स में जाके ट्रांसफर होगा। फास्फोरस जो है आपका मैक्सिमाइज रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावर क्लस्टर फॉर्मेशन, क्योंकि फास्फोरस के कुछ रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला इसका रोल जो है वो आपका रूट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इसका जो रोल एक इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका सेल डिवीजन, सेल डेवलपमेंट। तो जब हम फ्लावर की फॉर्मेशन की बात करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो फास्फोरस बहुत अहम हो जाता है। और ये जो स्टेज है यहाँ पे फास्फोरस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम आपका अगेन, कैल्शियम रूट को जो है बूस्टअप करने के लिए लगता है। अर्ली एनर्जी जो होती है उसके लिए लगता है। जो आपकी लीव्स बनती हैं, नई जो ब्रांचेज आती हैं, उसमें जो सेल डिवीजन होती है, सेल डेवलपमेंट होता है, जो सेल डेवलपमेंट से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बनाने में और उसको मजबूत करने में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। बोरान आपका जो है पॉलिनेशन पे हेल्प करता है, फ्लावर डेवलपमेंट, फ्लावर इनिशिएशन, फ्लावर रिटेंशन पे काम करता है। मैग्नीज आपका जो है जो टिश्यूज होते हैं, वेरियस जो एंजाइमेटिकल एक्टिविटीज हैं उनको एक्टिवेट करके जो है ये टिश्यूज ग्रोथ को जो है प्रमोट करता है, हेल्प करता है। और जिंक आपका जो है बड ब्रस्ट कितना ऑप्टिमाइज होगा, लीफ
डेवलपमेंट अर्ली कैसा होगा, इसको वो करता है। रोजिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, जो नई ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, प्लांट के इम्यून सिस्टम है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रिएंट इस अवस्था पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ हम कुछ और बेसिक जो रिक्वायर मतलब इंफॉर्मेशन है उसकी हम बात करें, तो यहाँ पे एक चीज जो सबसे बड़ी वो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है ट्री का जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ट्री कंडीशंस को, कि हमारी ट्री की कंडीशन क्या है, ट्री का ग्रोथ कैसी है, डेवलपमेंट कैसा है, उसका वीगर कैसा है। ये इसका रिफ्लेक्शंस किससे हम मेजर कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट स्टेटस के। अगर हमारा जो है ट्री की ग्रोथ अच्छी नहीं है, ट्री पे जो अच्छी हमारे पौधे पेड़ के ऊपर अच्छी पत्तियां नहीं है, उनका साइज बेहतर नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमने ऑटम में जो हमने जब हार्वेस्टिंग के बाद में जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए था ट्री का, वो हमने सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ट्री की कंडीशन ठीक नहीं है। नाइट्रोजन अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, फ्रूट सेट आपका कम होगा, आपका जो बाइनियल बेरिंग है, ऑफ ईयर ऑन ईयर की जो बेरिंग की प्रॉब्लम है उसका जो है रिस्क आपको बढ़ जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन का जो है मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एप्पल के अंदर। मैनेजमेंट की मैंने इसलिए बात बोली क्योंकि नाइट्रोजन कम भी एप्पल के लिए नुकसानदायक है और नाइट्रोजन ज्यादा भी एप्पल के लिए नुकसानदायक है। अगर आपकी क्रॉप हैवी है या मॉइस्चर स्ट्रेस है, देन आपका जो ट्री प्रोडक्टिविटी वीगर जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली जब हम ड्वार्फ रूट स्टॉक्स की बात करते हैं तो वहां पे इसके सीवियर इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। फास्फोरस जो है ये रूट ग्रोथ को मैक्सिमाइज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, और आपका जो है फ्लावर क्लस्टर जो फॉर्मेशन है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक आपका बड ब्रेक जो है, बड बस्ट, उसको ऑप्टिमाइज करता है, अर्ली बड एंड लीफ डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और जितनी भी इंजरीज हैं, विंटर इंजरीज या फ्लावरिंग प्रमोशन, इसके लिए जो है जिंक आपके पौधे को सपोर्ट करता है। बोरान डेफिशिएंसी अगर मान लीजिए है तो इसका एसोसिएशन किससे है कि आपका फ्रूट सेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा, फ्रूट क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, क्रैकिंग की समस्या बढ़ जाएगी। क्यों क्रैकिंग की समस्या बढ़ेगी, फ्रूट क्वालिटी क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि अगर बोरान आपके फ्रूट के अंदर कम है या पेड़ के अंदर कम है तो कैल्शियम का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, और जब कैल्शियम का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा तो जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन होनी चाहिए फ्रूट्स के अंदर वो कम हो जाएगी, जिसके कारण आपको जो है जो क्वालिटी है या क्रैकिंग की समस्या है उससे आपको परेशान होना पड़ेगा। बोरान अपटेक जो है ये कंप्रोमाइज हो जाता है। अगर हम सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो कभी कभी जब सॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो बोरान का जो अपटेक होता है वो कम हो जाता है, बोरान का अपटेक प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए बोरान का जो अर्ली स्टेजेस हैं वहां पे फोलियर एप्लीकेशन रिकमेंडेड है। अब मेन चीज है कि बड ब्रेक के समय में हमको क्या क्या लगता है। हमें लगता है कि प्लांट को हमारे लगता है नाइट्रोजन, प्लांट को हमारे लगता है पोटास, प्लांट को हमारे लगता है फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरान, ये चीजें हमारी लगती है। लेकिन सेब, जैसा आप सब लोग जानते हैं, सेब हमारा पेरेनियल ट्री है जहां पे कुछ उसकी अपनी सेल्फ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि जो उसका प्लांट का ट्री का जो सिस्टम है, वीगर है, वो उसको ये अलाउ नहीं करता है कि आप जो बड ब्रेक के समय में जो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो जो बड ब्रेक के समय में जो फर्टिलाइजर की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, वो आज जो एप्लीकेशन कर रहे हैं इस एप्लीकेशन उससे उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकें। आप नहीं कर सकते। आपका एप्पल का ट्री है, ये आपका कॉलीफ्लावर, कैबेज या व्हीट, राइस ऐसा प्लांट नहीं है जहां पे आपने आज फर्टिलाइजर डाला और कल आपके फर्टिलाइजर को 3 दिन के बाद फर्टिलाइजर का जो रिस्पांस आपको पौधे के ऊपर आपको दिखाई देगी। ये ट्री है जहां पे आज आप जो डाल रहे हैं इसका रिस्पांस आपके जो ऊपर जो ग्रोइंग पार्ट है, जहां पे उसका यूटिलाइजेशन होता है, कंजप्शन होता है, वहां पे उसके रिस्पांस को जाने में कम से कम 45 से लेके 60 दिन का समय लग जाता है। तो आज आप जो फर्टिलाइजर डालेंगे, इस फर्टिलाइजर का जो रिजल्ट्स है, इंपैक्ट्स है, वो प्लांट को फ्रूट सेट, फ्लावरिंग फ्रूट सेट स्टेज के बाद मिलना चालू। अब हमको ये सोचने की यहाँ पे जरूरत ये है कि अगर आज जो हम फर्टिलाइजर
डाल रहे हैं जमीन के अंदर, जो भी यारा मिला, यारा लीवा, डीएपी, यूरिया, पोटास, एसओपी, जो भी हम डाल रहे हैं, अगर ये प्लांट के ऊपर 45-50 दिन के बाद में काम करेगा, तो आज की स्टेज पे जो प्लांट की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, जो मैंने पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था कि इस समय प्लांट को नाइट्रोजन लगता है, फास्फोरस लगता है, पोटास लगता है, मैग्नीशियम लगता है, जिंक लगता है, बोरान लगता है, आज की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट को कैसे पूरी होगी। तो इसके लिए जो है हम बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट कि जब आप पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट में जब आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो प्लांट उसको अपटेक करता है और अपने अंदर उसको स्टोर करता है, और वही स्टोर्ड जो फूड है वो जब बड ब्रेक की जरूरत होती है, जब बड ब्रेक के समय में जब जो न्यूट्रिएंट प्लांट को लगते हैं, वो न्यूट्रिएंट वहां पे जो हमने अप्लाई किया है प्लांट के अंदर, जो रिस्टोर्ड न्यूट्रिएंट है, वो सप्लाई उन न्यूट्रिएंट से प्लांट को होती है। अगर हम रूट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि रूट एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स ओनली स्टार्ट आफ्टर 5 to 6 लीफ स्टेज। तो ये कुछ लिमिटेशंस है अपने उसके, जो आपका जो पेरेनियल ट्रीज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बोरान आर नीडेड फॉर द करेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड शूट्स एंड लीव्स। अगर हमने पोस्ट हार्वेस्ट नहीं किया, पोस्ट हार्वेस्ट पे हमने नहीं डाला, तो आज का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो प्लांट को नहीं मिल पाएगा। आप जो आज डाल रहे हैं बड ब्रेक के समय में, जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इस एप्लीकेशन से आज आपकी जो प्लांट की रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो न्यूट्रिएंट जो रिजर्व हैं प्लांट के अंदर, वो हम बिल्ड करते हैं आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट। और ये आप लोग सबको पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट पे यारा क्या रिकमेंड करती है, कि आप ये रिकमेंडेशन है कि आपको पोस्ट हार्वेस्ट पे जो है, जब आप तुलान करते हैं तो तुलान के समय में आप यारा मिला, यारा लीवा, जिन ट्रैक, बो ट्रैक, बड बिल्डर, या जो भी आप दूसरे फर्टिलाइजर आप डालते हैं, कभी कभी आप तो दूसरे फर्टिलाइजर जो ऑनगोइंग फर्टिलाइजर्स हैं, ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स हैं, वो भी आप डालते हैं। तो जब वहां पे डालते हैं तो उससे जो है आप जो इस समय की हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब लगता है, तो यहाँ की रिक्वायरमेंट इस पोस्ट हार्वेस्ट से जो एप्लीकेशन होते हैं उससे पूरी किया। यारा क्या रिकमेंड करती है, ऑलरेडी आपको जो शेड्यूल दिए जाते हैं उसमें भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हम 250 से 500 ग्राम पर ट्री यारा मिला रिकमेंड करते हैं, 250 से 500 ग्राम पर ट्री नाइट्राबो रिकमेंड करते हैं, जिनट्रेक का एप्लीकेशन रिकमेंड करते हैं फोलियर, बोट्रेक का रिकमेंड का एप्लीकेशन करते हैं फोलियर, और मैग्नीशियम विद फास्फोरस, जिंक, बोरान जो हमारा बड बिल्डर प्रोडक्ट है उसको भी हम रिकमेंड करते हैं फोलियर, जिससे आप जो शुरुआती स्टेज है, बड ब्रेक की स्टेज है, उस पे जो न्यूट्रिएंट लगते हैं वो प्लांट को मिल सके। अब हमें इस समय क्या करने की जरूरत है और क्यों करने की जरूरत है। अब हमारी मेन चीज है कि अगर हमें अपनी अगली स्टेज जो हमारी फ्रूट सेट, फ्रूटलेट स्टेज है, वॉलनट स्टेज है, अगर हम उस स्टेज की बात करना चाहते हैं कि वहां पे जो न्यूट्रिएंट लगेगा उसको वो कैसे मिलेगा, क्योंकि अगेन आपका एप्पल का ट्री आपका जो है एनुअल क्रॉप नहीं है, आपका हर्बेसियस क्रॉप नहीं है जहां पे आज आप डालेंगे और कल जो है प्लांट को मिल जाए। अगर आपको फ्रूट सेट स्टेज पे आपको नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान चाहिए, तो वो आपको बड ब्रेक की स्टेज पे आपको डालना पड़ेगा, जिससे प्लांट उस पे जो है अपना अपटेक प्रोसेस शुरू करे, अपने अंदर उसको इनटेक करे, एसिमुलेट करे और उसको ट्रांसपोर्ट करे, और वो जाके फिर जब आपका फ्रूट सेट की स्टेज आए, जब वहां पे जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो उसको वहां पे सपोर्ट करता है। इसलिए हम बड ब्रेक पे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपको जैसे वही है कि नाइट्रोजन हमको रिड्यूस अमाउंट में हमको चाहिए, पोटेशियम हमको आपका जो फ्रूट डिसऑर्डर्स हैं इनको मिनिमाइज करेगा, साइज को बढ़ाएगा, शेप को बढ़ाएगा, आपके जो है कलर और टेस्ट को जो है इम्प्रूव करेगा। फास्फोरस आपका फ्रूट सेट एंड फ्रूट डेवलपमेंट पे आपको जो है सेल डिवीजन को हेल्प करेगा, इसमें जो है फ्रूट सेट को में हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि ये आपका सेल डिवीजन का काम करता है। कैल्शियम आपका जो है गुड फूड क्वालिटी मेंटेन करेगा, फूड डिसऑर्डर्स जो है बिटर पीट, इंटरनल ब्रेकडाउन, सन स्केड, इनको मेंटेन करेगा, डिसऑर्डर मतलब इनको मिनिमाइज करेगा।
मैग्नीशियम जो है आपको फ्रूट ड्रॉप को कम करेगा, आपकी लीव्स का जो है साइज, शेप, कलर को इम्प्रूव करेगा, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ज्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ज्यादा होगी तो आपके प्लांट के ऊपर फोटोसिंथेसिस ज्यादा बनेगा, जिससे आपके फ्रूट को जो वजन चाहिए, साइज चाहिए, शेप चाहिए, वो उसको जो है प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। बोरान जो है आपका फ्रूट सेट, फ्रूट रिटेंशन, फ्रूट शेप, इसको जो है इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट लगते हैं आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, और इनके बेसिकली ये काम होते हैं जब हम फ्रूट सेट की बात करते हैं। अगर थोड़ा सा हम कुछ और जो की पॉइंट्स है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी आपको जानने की जरूरत है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम टू द एप्पल फ्रूटलेट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर रैपिड फ्रूट सेल डिवीजन। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, जो फ्रूट सेल डिवीजन होती है, क्योंकि उस समय कैल्शियम की रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत ज्यादा होती है। जितने ज्यादा जो है प्लांट के ऊपर कोई फिजिक या मतलब कह लीजिए जो डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, पत्तियां बनती हैं, फ्लावर बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, फ्रूट बड़े होते हैं, तो इनमें कोशिकाओं जो सेल्स होती हैं, इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है जो प्ले करते हैं। और वो सेल्स बनने और उनको डेवलप होने और उनको आपस में ज्वाइंट होने में जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो कैल्शियम। इसलिए इस समय आपका कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जो डेवलपिंग पार्ट्स हैं, या कह लीजिए जो आपके जो इमर्जिंग पार्ट्स हैं, अगर वो नहीं, आप वहां पे कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होगा, मूव नहीं करेगा, तो आपका लीफ का साइज या आपका फ्रूट का साइज, फ्रूट में कैल्शियम की कंसंट्रेशन, ये सब आपकी प्रभावित हो जाएगी। फोलियर कैल्शियम जो है वो कुछ कंडीशंस में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, स्पेशली एप्पल जैसी क्रॉप्स में, जहां पे फ्रूट का कैल्शियम लेवल हम जमीन के कैल्शियम एप्लीकेशन से हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और हम क्वालिटी बनाना चाहते हैं, हम क्वालिटी हार्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उसमें जो इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं, जैसे बिटर पिट, इंटरनल ब्रेकडाउन, इनको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लांट के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लांट की स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम जो है हमें फोलियर कैल्शियम का भी सपोर्ट लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग याराविटा स्टॉपिक जैसे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। स्प्रिंग फ्लश ऑफ रूट ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड फैसिलिटेट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ग्रोइंग सीजन। इस समय आपका जो रूट ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास में दो ही समय होते हैं एप्पल में जब एप्पल में रूट की ग्रोथ होती है। एक आपका हार्वेस्टिंग के बाद में प्लांट अपनी रूट्स को फिर से ग्रो करता है, डेवलप करता है, और दूसरा जब आपका डॉर्मेंसी ब्रेक होती है फरवरी मार्च के समय में, प्लांट अगेन आपका जो है रूट डेवलपमेंट करता है। और रूट डेवलपमेंट के लिए आपके बोरान, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर ये जमीन में है, प्रॉपर तरीके से डाले गए हैं, तो ये जमीन का जो एप्लीकेशन जो आप बड ब्रेक के समय में करेंगे, ये कैल्शियम, फास्फोरस जो है, बोरान, ये आपको जो इस समय का जो रूट ग्रोथ है उस पे आपको जो है सपोर्ट करेगा। इस समय जो आपका जो नाइट्रोजन और पोटास जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 1:1 के रेशियो में होती है, कि अगर आपका 1 किलो नाइट्रोजन लगेगा तो 1 ही किलो उसको पोटास लगेगा। ये रिकमेंडेशन है यारा की कि हम बड ब्रेक, पिंक बड स्टेज, फ्रूट सेट स्टेज, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, हार्वेस्टिंग के समय, हार्वेस्टिंग से पहले हमें क्या क्या जो है एप्पल के ऊपर प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या यारा जो है रिकमेंड करती है, कौन कौन से फर्टिलाइजर रिकमेंड करती है, किस किस स्टेज पे रिकमेंड करती है, और कितनी कितनी मात्रा में रिकमेंड करती है। तो ये शेड्यूल है, ये आप ऑलरेडी आप लोगों के पास में उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। इस हिसाब से अपना जो फर्टिलाइजर का जो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट है सेब में, वो आप कर सकते हैं। ये आपका 8 से 15 साल के जो पेड़ होते हैं उनके लिए है। अगर आप 16 से 25 साल का पेड़ है तो आपको ये थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई मात्रा में जो है आपको फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे,
क्योंकि आपको प्लांट के एज के हिसाब से, विगर के हिसाब से उसको खुराक देनी पड़ेगी। इसमें जो है अभी इस समय हम लोग आपको यारामिला रिकमेंड करते हैं कि इस समय आपको 1 किलोग्राम से लेके 1.25 किलोग्राम तक आपको यारामिला कॉम्प्लेक्स जैसी खाद डालना है। तो हम यारामिला क्यों रिकमेंड करते हैं इस समय, क्योंकि सबसे पहले की चीज हमें ये समझना होगा यारामिला कॉम्प्लेक्स में है क्या। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर 9 न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सल्फर मैग्नीशियम भी है और जिंक बोरान फेरस मैग्नीज भी है। टोटल 9 न्यूट्रिएंट है, दानेदार खाद है, हर दाने में 9 न्यूट्रिएंट है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब आप यारामिला जैसी खाद आप जमीन में डाल देते हैं तो आप अपने पौधे को सारे तत्व एक समय में सही मात्रा में उपलब्ध करा सकने में आपको हेल्प मिलती है, जबकि ये दूसरे फर्टिलाइजर में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर सेग्रीगेशन हो। मान लीजिए आप 4 फर्टिलाइजर मिला के आपने डाल दिया, किसी फर्टिलाइजर की सॉल्युबिलिटी कुछ है, किसी फर्टिलाइजर की सॉल्युबिलिटी कुछ है, आपने डाल दिया, लेकिन वो पौधे को कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब यारामिला जैसे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो इसमें सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, प्रिल टेक्नोलॉजी होने के कारण सारे न्यूट्रिएंट भी हर दाने में है। तो जब भी कोई दाना घुलेगा तो पौधे को सारे के सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। फिर तीसरी चीज है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे पोटास है, वो अपने बेस्ट फॉर्म में है। तो इससे क्या है कि जमीन में इनके नुकसान कम से कम होते हैं और प्लांट को इनका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा। ये जमीन को खराब भी नहीं करते हैं, प्लांट को भी खराब नहीं करते हैं, आपके पीएच को भी खराब नहीं करते हैं, और इनका बेनिफिट जो है वो प्लांट को सबसे ज्यादा मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स जैसी फर्टिलाइजर इस समय जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपका बड ब्रेक्स के समय में जो हम डालते हैं, तो इसका किस तरीके से आपको जो है बेनिफिट होगा इसका। तो सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि आपको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लगभग होगा आपका NPK, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक बोरान फेरस मैंगनीज, उनको आपको सप्लाई करने में हेल्प करता है। आपको जो है फ्रूट सेट और फ्रूट डेवलपमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होता है, ऑप्टिमम होता है, उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है, उसको लाने में हेल्प करता है। फ्रूट सेट और फ्रूट डेवलपमेंट उसमें यूनिफॉर्मिटी लाता है। जिसने भी आप लोगों ने जिसने भी यारामिला कॉम्प्लेक्स का अपने पिछले सालों में प्रयोग किया है अपने खेत में, आप इस चीज को कभी भी आप इसको खेत में आप देख सकते हैं कि यारामिला कॉम्प्लेक्स आप जहां पे भी डालेंगे वहां पे आपको फ्रूट सेट लगभग एक समान होगा, फ्रूट का साइज एक समान होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट एक समान होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फार्मूला है, जो न्यूट्रिएंट है, वो बहुत जिस तरीके से एक बैलेंस्ड वे में क्रॉप को ग्रो होना चाहिए उस तरीके से इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट को बैलेंस किया गया है। अगर आप फ्रूट साइज को इंप्रूव करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, तो अगेन आपका जो है ये मतलब यारामिला हेल्प करेगा। आपको ईल्ड और रिटर्न जो है उसको मैक्सिमाइज करेगा, आपका उत्पादन बढ़ाने में, रिटर्न बढ़ाने में ये फर्टिलाइजर काम मतलब आपको हेल्प करेगा, इसलिए जरूरी है इस समय। क्वालिटी को इंप्रूव करने में जो है आपको के लिए जो है इस समय यारामिला कॉम्प्लेक्स जैसा फर्टिलाइजर यहाँ पे डालने की आवश्यकता है, इसलिए रिकमेंडेशंस है। और आपका अगर आप अपने सॉइल को हेल्दी रखना चाहते हैं, प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं, पीएच जैसे जो इश्यूज हैं उनसे जो आप अपनी सॉइल को बचाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके के फर्टिलाइजर डालने से आपको बेनिफिट हो। जो पीएच की बात होती है, पीएच आप देख रहे हैं, आपको 5.8 से लगभग 7 पीएच जो होता है सेब के लिए जरूरी होता है, ऑप्टिमम माना जाता है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश की जो सॉइल्स हैं वहां का जो पीएच है वो लगभग 5.5 से थोड़ा सा ऊपर हटते हुए लगभग 6.5 के लगभग में है, स्लाइटली एसिडिक है। और यहाँ पे जो है हमको फर्टिलाइजर के फॉर्म जो है उनके इंपॉर्टेंस को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर के फॉर्म को नहीं हम समझेंगे और हम कोई भी फर्टिलाइजर, किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर अगर हम जमीन में डालते रहेंगे तो उससे हम आने वाले समय में अपनी जमीन को और अपने प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जब आप यूरिया बेस या अमोनिया बेस नाइट्रोजन आप ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है, जब यूरिया अमोनिया में, अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होती, तो
जमीन में जो है एसिडिटी रिलीज करने वाला जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी बहुत बड़ी मात्रा जो है जमीन में डेवलप होती है। क्योंकि अगर आप नीचे से आप देखें यूरिया के बाद में ऊपर अमोनिया के बाद में नाइट्रेट। जैसे ही अमोनिया से नाइट्रेट में आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है तो आप देखिए यहाँ पे अमोनिया NH4 है और नाइट्रेट NO3 है। यानी कि क्या है, जमीन से नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, और जो अमोनिया के साथ में जो 4 हाइड्रोजन आयन लगे हुए थे इनको जमीन में उसने छोड़ दिया। ये इन जनरल हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने डाला और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके जो राइजोस्फीयर होता है, जहां पे फर्टिलाइजर ये लीच करके जाता है और नीचे जाके कन्वर्ट होता है, चेंज होता है यूरिया से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट, वहां पे इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत सीवियर उसका रिजल्ट पड़ता है वहां पे। कभी भी अगर आपको इसका इम्पैक्ट चेक करना हो तो आप अपनी जमीन का, जहां पे आपके ट्रीज लगे हुए, जहां पे फर्टिलाइजर डालते हैं, वहां पे आप कई डेप्थ में जो है आप अपने पीएच को टेस्ट करें। 15 सेंटीमीटर पे आप पीएच टेस्ट करें, 45 सेंटीमीटर पे आप पीएच टेस्ट करें, 65 सेंटीमीटर डेप्थ पे आप पीएच टेस्ट करें। जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना आपका पीएच डिक्लाइन करता जाएगा। उसका रीजन यही है क्योंकि आप जमीन की ऊपरी सतह पे जो है आप ये कैल्शियम कार्बोनेट डालते रहते हैं यूरिया के साथ में, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जब बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, जमीन के पीएच को इंप्रूव करता है। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग डालते हैं वो जमीन की ऊपरी सतह का ही पीएच इंप्रूव कर सकता है, नीचे की सतह का वो पीएच इंप्रूव जल्दी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी जो घुलनशीलता होती है वो बहुत कम होती है। अगर आप कहीं पे भी लिटरेचर वगैरह आप देखेंगे तो जो चूना होता है, लाइम जिसको आप बोलते हैं, उसकी घुलनशीलता जो होती है पानी के मुकाबले 66,000 टाइम कम होती, जिसके कारण वो जमीन के ऊपरी सतह पे तो रहता है लेकिन नीचे वो घुल के नीचे नहीं जा पाता है, जिसके कारण नीचे वाला जो पीएच है वो कभी भी करेक्ट नहीं करता। तो थोड़ा सा हमको ये फॉर्म जो है ध्यान देने की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरिया कि जैसे जैसे यूरिया का एप्लीकेशन का ड्यूरेशन बढ़ता है कि आज हमने डाला 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद, 5, आप देखो यहाँ पे 4 वीक के बाद में जो है आपका पीएच किस तरीके से जो है डिक्लाइन करता है। क्योंकि जब यूरिया नीचे जाके अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो जो है आपका जो सॉइल पीएच है वो बहुत सीरियसली या सीवियरली डिक्लाइन करता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी आप लोग जानते ही, कैल्शियम की बहुत सारी डेफिशिएंसी, बिटर की पिट की प्रॉब्लम, क्रैकिंग की प्रॉब्लम, स्किन फिनिश की प्रॉब्लम, पील डिसऑर्डर्स, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, कीपिंग क्वालिटी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कैल्शियम के। अगर एप्पल स्पेसिफिक आप एप्पल उसमें बात करें तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं ये आपको कैल्शियम रिलेटेड डेफिशिएंसीज मानी जाती हैं। चाहे आपका कॉर्क स्पॉट है, बिटर पिट है, इंटरनल ब्रेकडाउन है, वाटर कोर है, स्कैल्ड है, सन स्कैल्ड है, ये सारे कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर्स माने जाते हैं। यहाँ पे अगर आप कैल्शियम का मैनेजमेंट सही तरीके से करते हैं, क्योंकि एप्पल में आप कैल्शियम केवल जमीन से डाल के भी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकते, और केवल फोलियर एप्लीकेशन करके भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। आपको दोनों तरीके से कैल्शियम को प्लांट के ऊपर देना पड़ेगा, जमीन में भी देना पड़ेगा और जो उसकी की स्टेजेस है वहां पे आपको फोलियर सपोर्ट भी देना पड़ेगा। तो जमीन में देने के लिए आप लोगों को जो है यारा लिबा नाइट्राबोर प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका 14.6% नाइट्रोजन है। और यहाँ पे एक अगेन बहुत बेनिफिशियल चीज है इससे प्रोडक्ट के अंदर कि इसका जो 14.6% नाइट्रोजन है उसका 13.5% नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट बेस्ड नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन जमीन के पीएच को खराब नहीं करता, कम नहीं करता है, पौधे को तुरंत उपलब्ध होता है, पौधे के ऊपर कोई विषैला प्रभाव नहीं डालता है, और पौधे का प्रिफर्ड फॉर्म होता है, पौधा उसको लाइक करता है। तो इसमें जो 14.6% नाइट्रोजन है उसका 13.5% नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट नाइट्रोजन, 17.1% इसमें कैल्शियम है और 0.25% इसमें बोरान है। अगर इसके
जो हम इस समय डलवाने की बात करते हैं, रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, तो इसका क्यों क्या काम करेगा? तो इसका काम जो है वो आपका रूट ग्रोथ और डेवलपमेंट है, उस पर काम करेगा। क्योंकि इस समय जो स्प्रिंग फ्लश होता है, यहाँ पे जो रूट ग्रोथ होती है, उसके लिए फास्फोरस और कैल्शियम दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यहाँ पे वो कैल्शियम सप्लाई करके रूट ग्रोथ को इनहेंस करेगा। आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको, क्योंकि कैल्शियम सेल डिवीजन, सेल डेवलपमेंट, सेल बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको स्ट्रेंथन करेगा। आपका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को जो है मैक्सिमाइज कराएगा, फ्लावर फ्रूट रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। आपको अगर कैल्शियम और बोरान आपने डाल रखा है तो आपका फ्लावर और फ्रूट जो ड्रॉपिंग होती है वो आप सिग्निफिकेंटली आप प्लांट के ऊपर इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। फ्रूट साइज और फ्रूट क्वालिटी को इनहेंस करेगा, ये जो डिसऑर्डर्स डिजीजेस होती हैं उनको मिनिमाइज करेगा। और फाइनली आपकी जो क्वालिटी है, फ्रूट फर्मनेस है, शाइनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है, कीपिंग क्वालिटी है, उसको बढ़ाएगा। तो ये कैल्शियम जो है 3 बार हम लोग जनरली जमीन में डलवाने की बात करते हैं। तो बड ब्रेक के समय बात करते हैं, दूसरा आपका फ्रूट सेट के समय बात करते हैं, तीसरा हम आपको पोस्ट हार्वेस्ट जो एप्लीकेशन की बात करते हैं। जिंक जो है ये भी इस समय आपका जो है रिकमेंडेशंस में है, जिंक की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो आपकी नई ग्रोथ, आपकी पेटल मतलब पेटल्स डेवलप, फ्लावरिंग होनी है, नई आपका फ्रूट सेट होना है, वहां पे जो जिंक लगता है, जो भी नई ग्रोथ है उसके लिए आपको जिंक इस समय अप्लाई करनी होती है। और जिंक के लिए अगेन यारा के पास में बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, यारा बीटा जिंट्रेक, जिसमें 1 लीटर पानी में 700 ग्राम जिंक मिली हुई, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड जिंक है, सेफ जिंक है। किसी भी तरीके की जिंक का कोई नुकसान प्लांट के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जिंक है, फॉर्मुलेटेड जिंक है। फॉर्मुलेटेड जिंक होने की वजह से आपको कोई स्टिकर, स्प्रेडर, वेटर कुछ आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और भी है कि सस्पेंशन बेस्ड जिंक है। सस्पेंशन बेस्ड जिंक होने की वजह से क्या है कि एक तो प्लांट मतलब जो दूसरे केमिकल्स होते हैं या जो दूसरी चीजें होती है, उसकी रिएक्शन कैपेसिटी जो होती है उसकी बहुत कम हो जाती है, बहुत जल्दी ये रिएक्ट नहीं करती। और ये पार्टिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसके कारण ये आपको एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया तो लगभग 90, 91, 92 दिन तक जो है प्लांट के ऊपर जिंक की सप्लाई को करता है। अगर जिंक की काम की बात करें तो ये नई ग्रोथ जो होती है उसको ऑप्टिमाइज करता है। वह बहुत सारे जो कैटालिटिक प्रोसेस होते हैं उनको गवर्न करता है जिंक। जो आपका ऑक्सीजन सिंथेसिस होती है, जहां पे आपके टिप्स होती हैं, जहां पे नई ग्रोथ जो आपकी प्रोसीड होती है, वहां पे जो ऑक्सीजन हार्मोन का सिंथेसिस होती है, जिंक के एब्सेंस में वो नहीं हो पाती है। जिंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी प्रमोट करता है। ट्री के इम्यून सिस्टम को जो है जिंक सपोर्ट करता है, फ्लावरिंग को एनहेंस करता है, और आपका जो पोटेंशियल यील्ड है, क्वालिटी है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको निकालने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम बेस्ट क्वालिटी जिंक की बात करते हैं तो आप यारा बीटा जिंट्रेक जो है आप डाल सकते हैं। पिंक बड स्टेज के आगे आपको जो फोलियर स्प्रे आपको ध्यान रखने, फ्रूट सेट स्टेज के ऊपर हम यारा बीटा सेनीफॉस जो आपका फोलियर फास्फोरस का प्रोडक्ट है उसको रिकमेंड करते हैं। क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि फ्रूट सेट स्टेज में बहुत सारा जो है सेल डिवीजन, सेल डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए फोलियर कैल्शियम और फोलियर सेनीफॉस, ये दोनों जो है वहां पे रिकमेंडेड है। और पिंक बड स्टेज पे आपका बोरान की रिकमेंडेशंस हैं, जिससे जो बोरान की रिक्वायरमेंट है आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पे, वो आप इस बोर्ट्रेक से प्रोवाइड करा पाए, प्लांट को उपलब्ध करा पाए, जिससे आपके प्लांट को जो है अच्छा पॉलिनेशन हो, अच्छी फ्रूट सेटिंग हो, और उसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो प्लांट के ऊपर कम से कम हो पाए। बहुत सारे जो आपके यहाँ जो ट्रायल किए गए या डेमोस्ट्रेशन, बहुत सारा डेटा है आज हमारे पास में, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डेटा यहाँ नहीं दिखाने जा रहा, लेकिन कुछ विजुअल्स हैं, कुछ फीडबैक है कि अगर फार्मर जो है सही न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स डालते हैं, अच्छी सही मात्रा में फर्टिलाइजर डालते हैं, सही समय पे फर्टिलाइजर डालते हैं फल में, तो
उनको बहुत सारे बेनिफिट्स एप्पल के ऊपर दिखाई देते हैं, मिलते हैं। जैसे स्प्राउटिंग उनकी यूनिफॉर्म होती है, बड डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, फ्लावरिंग जो होती है वो ज्यादा होती, मैक्सिमम होती है, स्ट्रेंथन होती है, पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी चौड़ी मजबूत होती हैं, जिससे उन पे बीमारियां भी कम आती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी उनमें ज्यादा होती है। पत्तियों का कलर गहरा हरा होता है, बड़ी होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ज्यादा होती है। वेजिटेटिव जो परफॉर्मेंस है वो काफी मजबूत, स्वस्थ और प्रोफ्यूज होती है। फ्रूट सेट बढ़िया होता है, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, इलॉन्गेशन, इसमें हेल्प मिलता है और आपका जो क्वालिटी है, ईल्ड है, वो उसमें इंप्रूवमेंट होता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं। ये यारा वर्सेस नॉन यारा किस तरीके से है, ये किस तरीके जो है प्लांट जो है अपने लीव्स और लीफ की डिस्टेंसेस, लीफ के साइज, फ्रेशनेस, उसको किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करता है जब अच्छा न्यूट्रिशन, समय पे न्यूट्रिशन, सही क्वांटिटी में न्यूट्रिशन मिलता है। फ्रूट सेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रूट सेट किस तरीके से जो है फ्रूट सेट आपका जो है इन्फ्लुएंस होता है न्यूट्रिशन से। तो ये सब जो है आपके मतलब जब आप अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, अच्छे प्रोडक्ट डालते हैं, सही समय सही मात्रा पे डालते हैं, तो आपको ये रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो ये जो है आपके रिजल्ट्स जो है, ये मैं आपको जस्ट दिखलाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो है प्लांट के ऊपर अच्छे न्यूट्रिशन के रिस्पॉन्सेस आते हैं। तो ये आज के लिए जो आज का ये सेशन था, इसमें मैं केवल बस इतना ही मैं आपसे, क्योंकि अगली आने वाली जो स्टेज होगी हम आपके साथ में फिर पुनः जुड़ेंगे और उस स्टेज पे आपको क्या करना है, उस स्टेज की क्या जरूरत है, उस स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है, यारा की क्या एडवाइस है, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे बातें हैं, पैरामीटर्स हैं जिनको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो हम आपको नेक्स्ट स्टेज पे फिर आपसे हम जुड़ेंगे। आपको हम उसके बारे में जो हमारे पास में जानकारी होगी वो हम आपसे साझा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के